हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस को पढ़ेंगे और आज मेरा जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें न्यूटन्स लॉ पढ़ाने वाले हैं। आप स्लाइड में भली भांति देख पा रहे होंगे और एकदम आज भी उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बनाइए, आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा पूरा दिखेगा। इसलिए चलिए आते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक पे। चलिए आज न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ से पहले न्यूटन्स के 3 नियम हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो जिसमें फर्स्ट लॉ जो है इसका प्रथम नियम, इसमें जो पहला नियम है इसमें है कि हमें सबसे पहले बल की परिभाषा मिलता है। आप देखिएगा बल की परिभाषा यहां से मिलता है मुझे। बल की परिभाषा देखिएगा, गैलीलियो और न्यूटन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है कि किसने बोला है। और न्यूटन्स लॉ के पहला नियम जो है इसको हम लोग क्या जो जड़त्व, देखिएगा न्यूटन्स का पहला नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और ये सारे बातें में कंफ्यूजन भरा रहता है। तो गैलीलियो ने केवल सिर्फ, देखिए गैलीलियो और न्यूटन में क्या अंतर है थोड़ा सा, और दोनों एक ही चीज बात बता रहा है कि कोई चीज रनिंग है तो वो रनिंग होता रहेगा। ठीक है, गतिशील में है तो गति होता रहेगा और विरामावस्था में तो विराम में ही बनाए रहेगा। लेकिन फिर यही न्यूटन ने आगे बोला कि गतिशील है और उस पर कोई अगर बाह्य बल कार्य कर गया तो वस्तु रुक जाएगी, विरामावस्था में आ जाएगा। इतना न्यूटन ने बोले थे। ठीक है, और ये न्यूटन्स का जो नियम है उसका एक किताब था जिससे हमें मिला है। देखिएगा, देखिए न्यूटन गति का नियम जो हुआ है ये 1687 में प्रकाशित हुआ था। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, हिंदी में इसको लिख दें प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इसकी जानकारी मिलता है, जो 1687 में प्रकाशित हुआ था, गति के नियम से संबंधित है। देखिएगा जड़त्व भी 2 प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले I = mr²। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा कि I फॉर इनर्शिया, जिसको जड़त्व कहते हैं, और m फॉर मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, और r फॉर त्रिज्या। ठीक है, रेडियस। तो ये I = mr²। तो बोला गया है जड़त्व तो किस पे निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। तो किस पे निर्भर करता है? मास और त्रिज्या पे निर्भर करता है जड़त्व। ठीक है, और हमने एक चीज और है कि जड़त्व के मापक को ही द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व के मापक इकाई किसको कहते हैं? द्रव्यमान को कहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान निर्भर करता है, जितना द्रव्यमान का अगर ऑब्जेक्ट है उतना वो जड़त्व को प्रदर्शित करेगा। हमने एक पतले इंसान और एक मोटे इंसान का अगर एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों गाड़ी में बैठे हैं, तो जो होता है कि जितना आगे जैसे गाड़ी चलेगी तो हमें क्या होगा, जैसे गाड़ी आगे चलेगी, जैसे हमने एग्जाम्पल यहां ले रखा है, आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ज्यादा द्रव्यमान का व्यक्ति वो कम झुकेगा, और जो पतला है, जो कम द्रव्यमान का है ऑब्जेक्ट, वो ज्यादा झुकेगा। तो ये किस पे निर्भर करता है? मास पे निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूटन गति का पहला नियम से शुरुआत करते हैं। इस नियम में क्या कहा गया, तो याद रखिएगा तीनों एक ही चीज है। न्यूटन के गति का पहला नियम, इसी को बोल दीजिए जड़त्व का नियम, या इसी को बोल दीजिए गैलीलियो का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर में रहना चाहता है, यानी विराम में है तो वस्तु विरामावस्था ही बनाए रखना चाहता है। और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहता है।
कोई वस्तु गति में है तो हमेशा गति में रहना चाहता है, और विराम में है तो विरामावस्था बनाए रखना चाहता है। यही बोले थे गैलीलियो। वो तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे, तब तक वो गति में है तो गति में ही रहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनाए रखना चाहता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे झुक जाता है, ठीक है। और अगर मान लेते गाड़ी बंद है, अचानक हम लोग चले तो क्या होगा, यात्री पीछे झुक जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपको। दर्री को छड़ी से पीटने पर, ये दर्री को छड़ी से पीटने पर धूल जितने धूलकण होते हैं उसमें गिरने लगता है। कारण क्या होता है, जब दर्री को आप पीटिएगा तो उसके अंदर जो रेसे होते हैं तो रेसे क्या हो जाते हैं, गति में आ जाते हैं, लेकिन जो आपका उसमें धूलकण है वो अपना विरामावस्था ही बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण गति में क्या आ गया, उसके रेसे धागे, और जो धूलकण था वो विरामावस्था बनाए रखना चाहता था। इसके कारण हम पीटते हैं तो नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है। एक और एग्जाम्पल है, कांच में पत्थर मारने पर फूट जाता है और गोली मारने पर वो छेद हो जाता है। यह वेग पे निर्भर करता है, ठीक है। आगे तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हम पहला स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा यहाँ रिटेन है, आप ध्यान से समझिए इसको। क्या बोलेगा, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आगे देखिएगा न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। इसमें बोला कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। यानी बल को क्या लिखेंगे, F लिख सकते हैं, F लिखेंगे, F समानुपाती आरोपित बल संवेग, देखिए उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो दर को हम बटम ले आते हैं, तो F इक्वल टू, देख लीजिए किसी भी ले लीजिए, P2 माइनस P1 संवेग परिवर्तन, एक कोई P इक्वल टू एम भी मान लेते हैं, तो P इक्वल टू एम भी कुछ भी, तो ये संवेग परिवर्तन की दर मतलब समय होता है, ये कहाँ आ जाएगा, बटे T हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा फॉर्मूला कैसे बना इससे, एम भी मतलब एम भी होता है, तो एक मान लीजिए M1 U1, ठीक है, और इसको अच्छा P2 माने तो 2 मान लीजिए इसको, और ये हो जाएगा M1 U1 अपॉन T लिख सकते हैं। तो हमें बताइए, एक हम इंसान हैं, हम चलना शुरू किए तो मेरा जो फाइनल, जो अभी स्टार्टिंग का है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अलग हो सकता है। अभी मैंने 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, हो सकता है मैंने थोड़ा सा और पावर लगा दिया तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लेकिन क्या मेरा ऑब्जेक्ट में मेरा जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाएगा, मेरा तो द्रव्यमान चेंज होगा नहीं। तो इसीलिए हमने M1 और M2 नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है, जो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए हम यहां लिखेंगे M, और इसमें हो जाएगा U2 माइनस U1 अपॉन T, ठीक है। F इक्वल टू, देखिए M इक्वल टू, तो इसमें वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां वेग चेंज हो रहा था, यहां वेग परिवर्तन हो रहा था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और अगर आप मानिएगा तो जब कोई बोला जाता है कि जब प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो K मानिएगा, मान लेते हैं, तो K इक्वल टू 1 लीजिएगा तो फिर तो यही आएगा, F इक्वल टू ma, ठीक है। जब ये संवेग, ये अगर हटाएंगे आप, क्योंकि इक्वल टू सीधे नहीं लिख सकते हैं, तो आप K लिखना चाहिएगा, K लिखिएगा यहाँ, तो K लिखिएगा तो K का वैल्यू मान लेते हैं K रहेगा, तो K की इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 होगा, K इक्वल टू 1, तो 1 हम जब पुट करेंगे यहाँ तो फिर तो वही हो जाएगा सेम, तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू ma। और इस प्रकार ये आपका A4 क्या हो गया, त्वरण, और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ वेग में चेंज कर रहा था, ये वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला, ऐसे आया था। तो पूछा गया है कि न्यूटन्स के कौन से लॉ से हमें बल का सूत्र का पता चलता है, बल का फॉर्मूला कहां से आता है, तो कौन से आया, न्यूटन्स के दूसरे नियम से आया आपका, ठीक है। तो ये बात को आप भली भांति समझे होंगे। तो इस पे क्वेश्चंस भी होगा आगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे।
ठीक है, ये समझ आया होगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद देखिएगा बल का एसआई मात्रक दिया गया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर वही 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है सीजीएस मात्रक, ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस मात्रक में बोला गया है, सीजीएस मात्रक क्या होता है बल का, ये भी पूछा गया आपको, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। इसको हिंदी में भी वही इसी प्रकार लिखेंगे, डाइन। उसके बाद 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 1 डाइन बराबर कितना, 1 डाइन बराबर कितना डैश कर देगा, अब बताइए न्यूटन में कितना होगा। तब फिर ऐसे फंसेगा, तो ये हमेशा जब बटन आएगा नीचे तो इधर पावर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये है आपका बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। हमने बताया शुरू से बता रहे, वेग विस्थापन त्वरण बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, ये सारे सदिश राशि हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बल सदिश राशि है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। सादिश यानी दिशा के साथ, ठीक है, और आदिश यानी दिशा, जिसमें दिशा नहीं होगा, परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशा नहीं होता आदिश में, और इसमें दिशा भी होता है और परिमाण दोनों, इसलिए सदिश राशि, ठीक है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। हम इधर से कोई बल लगाए और ऑब्जेक्ट उधर जाने छोड़ के मेरे ही तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बल लग गया, इसी को नकारात्मक बल कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब हम मान लेते हैं अपने हाथ से एक थप्पड़ मारते हैं, तो हमें आपको लगेगा कि हमने जितना बल से लगाया, मेरा गाल भी इसके हाथ पे उतना ही बल लगाया, ये प्रतिक्रिया है। हो सकता है कि आप मारिएगा तो लगेगा कि ज्यादा कस के लग रहा है, क्योंकि गाल हाथ के कंपैरिजन में ये मेरा गाल सॉफ्ट है, इसलिए आपको ज्यादा चोट लगता है, ठीक है। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के माथा में टकराइए तो लगेगा दोनों के बराबर चोट लगेगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर है, ठीक है। तो यहां देखिए, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, ठीक है, पानी जो जैसे तैर रहे हैं पानी में, तो जितना पानी में हाथ मारिएगा आगे, उतना ही आप पानी को पीछे धकेलिएगा तब ना आगे जाते हैं। तो पहले प्रतिक्रिया बल, फिर आप क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। पक्षी हवा में कैसे उड़ती है, जब पक्षी हवा को नीचे धकेल रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो वहां जहां क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं, ठीक है। जैसे नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, आप नाव से ऐसे जैसे तट की ओर नाव गया और उधर से आप मतलब किनारे भाग में जैसे उतरिएगा, नाव पीछे हट जाएगा, क्योंकि आपने यहां प्रतिक्रिया बल लगा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल लगा जब पीछे, फिर आप आगे गए, क्रिया किए। तो ये आपका था। आगे है रॉकेट का उड़ना, ये भी एग्जाम्पल पूछा गया है। रॉकेट पीछे नीचे जो है, नीचे फोर्स लगाती है और वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। ये सारे हेलीकॉप्टर का भी उड़ना हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा आपको रॉकेट वाला में आपको लीनियर मोमेंटम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। आगे आइए, न्यूटन्स के तीसरे नियम बल की प्रकृति बताता है, ये भी पूछ लिया गया, ये वर्ड बल की प्रकृति। पहला बोला न्यूटन्स के पहले नियम से क्या मिला, बल की परिभाषा। दूसरे नियम से मिला बल की व्यंजक यानी सूत्र, और तीसरे नियम से पता चलता है बल की प्रकृति, कैसा बल लग रहा है, संतुलित बल है, असंतुलित बल है, नकारात्मक बल है, ये सारे पता चलते हैं, ठीक है। संतुलित बल, जैसे इधर से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उधर अपोजिट वाला 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो कैसा असंतुलित बल है। बल दो प्रकार के, एक संतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। असंतुलित बल, ठीक है। संतुलित जिसको बैलेंस फोर्स कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स जो है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है सरफेस पे, ठीक है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इधर से कोई आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा,
ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर भाग जाएगा, क्योंकि जिधर फोर्स कम लग रहा है उधर ना चला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या संतुलित फोर्स है ये? नहीं, असंतुलित। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? इसके जगह पे 10 न्यूटन लगाना होगा, तब ना बराबर होगा। तो इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? संतुलित फोर्स काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे। और असंतुलित, वही ऑब्जेक्ट यहां रखिए, और इधर से अगर 5 न्यूटन, वही सेम एग्जांपल जो पहले दिए थे, इधर से 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये असंतुलित बल का एग्जांपल है। और अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगे तो क्या हो जाएगा? संतुलित फोर्स। बस ये दो प्रकार के फोर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है और पूछा गया है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बताइए, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो हम क्या बोल रहे थे कि बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, तो संवेग पे निर्भर करता है। दूसरा नियम संवेग पे निर्भर करेगा। आपका जो इसका अगर दूसरा नियम आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक आंसर, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन में, बोल रहा है समीकरण F = ma को न्यूटन के किस नियम के अनुरूप जाना जाता है? F = ma, कौन सा न्यूटन्स लॉ से ये फॉर्मूला का आया था? F = ma, ये पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तो था ही नहीं, तो बताइए कौन सा था? दूसरे नियम से आया था ये मेरा फॉर्मूला, आया था ना F = ma। पहला से क्या बताए थे? बल की परिभाषा, दूसरा से व्यंजक यानी सूत्र, तो वही तो सूत्र है ये, और तीसरा से बल की प्रकृति पता चलता है कि कैसा बल लग रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? कौन सा कथन है? पहला देखिएगा, बल किसी एक निकाय पे लागू होता है। ऐसा थोड़ी कि ना एक तरफ से मारे तो प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एक ही निकाय पे कैसे लागू होगा? दोनों निकाय पर लागू होगा ना, जिस पे आप वार कर रहे हैं वहां भी, और जैसे हम यहां वार करें तो गाल भी लगा रहा है और हैंड भी, दोनों, तो ये भी गलत हो गया। आगे बोल रहा है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यस, बल अलग अलग निकाय पे, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट को टकराते हैं तो दोनों पे फोर्स लगता है, दोनों पे बल लगता है, लेकिन विपरीत दिशा में। देखिए इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो क्या हुआ? दोनों दिशा हुआ विपरीत दिशा में लागू हो रहा है, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपके लगभग ऑप्शन एक जैसा दिया गया है ताकि आप फंसे। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो फंस सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कौन सा कथन सही है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है और दोनों विपरीत दिशा से क्या हो रहा है? दोनों विपरीत दिशा में लगेगा और दोनों पे फोर्स लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? किस निकाय में संवेग में परिवर्तन? तो संवेग परिवर्तन तो एक ही बताए हैं, कौन सा? बल बताए थे, द्वितीय नियम न्यूटन्स का। तो बोल रहा है लागू बल, विस्थापन, लागू स्थिर ऊर्जा, तो हम लोग तो बल पढ़े हैं। F समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। आगे है, 1 kg गुने 1 मीटर/सेकंड² को लिखिए। SI मात्रक सीधा पूछा हुआ है, इसी के बराबर तो 1 न्यूटन होता है। 1 kg मीटर/सेकंड² को ही तो न्यूटन कहते हैं, बराबर 1 न्यूटन। तो यही ना पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के संबंध में रखा गया है ये, सर आइजैक न्यूटन। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, बिना किसी रोक के राइफल पीछे की ओर आती है, गोली आगे चला रहे हैं तो हमें पीछे झटका देती है, ठीक है। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये क्वेश्चन इसका मॉडरेट कैसे घुमाया है ये क्वेश्चन। पहले पूछा एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप आगे पढ़े होंगे तो लगता होगा कि न्यूटन्स का लॉ पूछा गया कि कौन सा लॉ लगेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो पूछ दिया गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो पहला ऑप्शन में देखिए, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। देखिएगा, हमें बताइए कि हम गोली अगर छोड़ते हैं बंदूक से तो गोली तो कितना स्पीड से निकलेगा और हमें झटका तो उसका बहुत कम मिलेगा ना।
तो आप खुद से समझिए। तो यहां बोला है कि गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, राइफल के अधिक होगा तो गोली जितना स्पीड से जाएगा उतना स्पीड तो हम पीछे फेंका जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो होगा नहीं कि गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी राइफल के, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा है गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, हाँ गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, ये मान सकते हैं। फिर बोला गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसका जितना जा रहा है गोली आगे उतना हम पीछे जाते तो नहीं है, हाँ कम होगी। तो ये अब ये कितना कम होगी, तो इतने बोला गया कम होगी, तो ये परफेक्ट आंसर है। शून्य तो हो नहीं सकता, जैसे गोली चलता धड़ 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 आवाज करता है और हम हिलते भी रहते हैं क्योंकि इतना पीछे हमें झटका देता है, इसीलिए। तो इसका आंसर 2 नंबर सही हो जाता। एक स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव खड़ा है, स्थिर पानी है, नाव खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है, यानी यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा। जैसे ये वही क्वेश्चन है कि जाके स्थिर पानी है, गया नाव और रुक गया किनारे पे, तट पे किनारे भाग में रुका नाव, तो बोल रहा है कि अब वहां से कोई इंसान उतरेगा तो क्या होगा, तो नाव पीछे हट जाएगा, तो नाव तट से दूर चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, तट से दूर चला जाएगी। क्लियर है, क्योंकि आप जैसे उतरिएगा तो नाव पीछे भाग जाएगा ना आप, क्योंकि आप फोर्स उसको छोड़ के जा रहे हैं आगे, इसलिए। आगे है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। बल की परिभाषा की बात कर रहा है, तो बल की परिभाषा क्या होगा, बल की परिभाषा किसके आधार पर। अच्छा, न्यूटन्स लॉ पूछा है कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से मिला था, दूसरा फार्मूला, तीसरा बल की प्रकृति, तो याद रखना था। तो कौन सा होगा, पहला नियम, न्यूटन्स के पहला नियम से मिलता है। आगे है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पे परनोद होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में परनोद कैसा होगा। देखिए क्वेश्चन का कितना भयानक मूवमेंट है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हो ही नहीं, अभाव हो, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, तो क्या होगा। परनोद मतलब एक बल होता है, थ्रस्ट होता है, परनोद फोर्स होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स है, तो क्या होगा, उस पर फोर्स स्थिर रहेगा, जितना लगा रहा है सारा काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो कोई उसको मतलब उसको डिफेंस करेगा नहीं, सीधा रहेगा, जो है लगाएगा वो काम करेगा, स्थिर रहेगा। आगे है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो चेंज होने पर प्रतिरोध करता है, रोकता है, तो रोकने के काम कौन करता है, जड़त्व, अपना अवस्था बनाए रखना चाहता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व। आगे, किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। सेम फिर वही क्वेश्चन है कि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील में ही रहना चाहता है, और कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहना चाहता है, तो यह जड़त्व कहलाता है, ये हो जाएगा इनर्शिया। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताइए कौन किए थे। सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंग। तो कौन सा हो जाएगा, सर आइजक न्यूटन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपके गैलीलियो साहब रहेंगे तो उसको भी लगाइएगा, लेकिन दोनों में से एक ही देगा। आगे आइए, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg/s² परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करते हैं। पहला तो है संवेग में इतना चेंज हो रहा है, तो संवेग दिया हुआ है, संवेग परिवर्तन संवेग है ना, संवेग परिवर्तन की दर दे दिया है 0.02, ठीक है, इतना सेकेंड लिया है। आगे है आपका 10 km/s यानी 10 न्यूटन kg/s है ना। अच्छा संवेग है, तो इसको हो जाएगा
ये आपका टी हो जाएगा, टी हो जाएगा सेकेंड है ना, देखिए यहाँ टी इक्वल टू दे दिया है 0.02 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया हुआ है, इसको संवेग बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड है, तो हो जाएगा 10, ठीक है। न्यूटन सीधे लिखिए, अच्छा नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड, यस। देखिए अब मेरा जो दिया हुआ है, पहले समय दिया है, देखिएगा पहला टाइम दिया हुआ है, तो टाइम लिखेंगे 0.02 सेकेंड हो जाएगा, और आपका पी दिया हुआ है, यानी संवेग परिवर्तन की दर है 10 है, ठीक है। ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब हमें देखिए जो फॉर्मूला मुझे पता है, हमने बताया था कि आप इस क्वेश्चंस को लिखिएगा, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन बटे समय की दर, ना नीचे यानी दर यानी टाइम, समय तो कितना चेंज हो रहा है वो देखना था, तो समय कितना चेंज हो रहा है, P 10 है, ठीक है, यही ना P है संवेग परिवर्तन, P मोमेंटम जिसको कहते हैं, इसी को संवेग बोलते हैं, मोमेंटम जिसको P से इंडिकेट किया जाता है। तो P इतना दे दिया है आपको, और आपका टाइम दे दिया गया है 0.02 सेकेंड। तो ये जब हटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चढ़ेगा, 2 जीरो ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 500। और पूछा क्या गया है, बल पूछा गया, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका आंसर न्यूटन हो जाएगा। तो कहाँ दिखा है, देखिए 500 न्यूटन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर में ऑप्शन में है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, ठीक है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। पहले मुझे 25 केजी दे दिया गया है, और ये मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी त्वरण दे दिया गया है, तो लिखेंगे हमारा m इक्वल टू 25 kg, आगे दिया हुआ है ये दे दिया गया है त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है, तो पूछा गया F क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, आपको 25 गुने 8 कर देना था, क्योंकि फॉर्मूला पता है आप लोग को क्या होता है, F इक्वल टू ma, बस इस पे पुट कर देना था, आपका आंसर हो जाएगा 25 8 200, और 200 क्या, न्यूटन हो गया आंसर इसका, आपका बल निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 100 केजी का द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो एक समान त्वरण आरोपित है। अच्छा, त्वरण समान है, तो पिंड द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले इसमें जो दिया उसको नोट कीजिए, मास दिया हुआ है 100 केजी, ठीक है, और टी दे दिया गया है आपको, समय 5 सेकेंड, आपके पहला जो है और स्टार्टिंग 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 हो जाता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी दे दिया गया आपको 15 मीटर प्रति सेकेंड, और आपका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है एफ की गणना करना है, एफ इक्वल टू क्या होगा, चलिएगा देखिएगा यहाँ क्या होता है, एफ इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर, तो एम कोस्ट v माइनस यू बाई टी कर सकते हैं, संवेग परिवर्तन की दर एम भी होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर बटे समय, तो m कितना दिया हुआ है 100 kg, तो 100 लिखेंगे, गुने v माइनस यू, तो v कितना दिया हुआ है 15, माइनस आपका u कितना दिया हुआ है 5 बटे
टी आपका दिया हुआ है 5। चलिए आगे 100 गुने 15 माइनस 5 हो गया 10 और बटे 5। आप लोग तो कर लेते होंगे आराम से। तो इसका कितना हो गया आंसर 200। आपका पूछा गया है बल, तो बल के SI मात्रक न्यूटन, और यही हो गया आपका राइट आंसर। फोर्स बराबर फाइनल। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन में है 4 नंबर ऑप्शन में। तो ये सारे थे आज का पूरा क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बनाए होंगे तो, और बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जितने भी इतने प्रकार के हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाते हैं उसमें आप स्टार्टिंग से देखने की समझने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट समझ आए। और आपको एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, जड़त्व करके देखिएगा, जैसे पहला स्लाइड में मैंने बता रहा था, यस, बल की परिभाषा हो गया पहला से, दूसरा से व्यंजक, और तीसरा से बल की प्रकृति का पता चलता है। बल की प्रकृति कैसा है ये आपको बीच में भी था। और यहां बताने का जड़त्व दो प्रकार के, जड़त्व दो प्रकार का, थोड़ा सा समझिएगा। जड़त्व क्वेश्चन पूछा है इसलिए हम यहां रिफाइन कर रहे हैं इसको। एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है गति जड़त्व। विराम जड़त्व और गति जड़त्व, यानी जो गति में बनाए रखना चाहता है वो हमेशा गति जड़त्व, और ये विराम जड़त्व, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका विराम जड़त्व जो है, गति जड़त्व, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विरामा में ही बनाए रखना चाहता है तो उसको बोलेंगे, उसको कौन सा जड़त्व बोलेंगे, विराम जड़त्व। और गति जड़त्व पूछेगा कि गाड़ी चल रही है तो कौन सा जड़त्व काम करेगा, तो गति जड़त्व। अब विरामावस्था में तो विराम जड़त्व। यही पूछा गया है, लेकिन कंफ्यूजन होता था। तो पूछेगा कि ज्यादा कौन लगता है, इनर्शिया इक्वल टू आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बता दिए थे, एम आर स्क्वायर की त्रिज्या और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो गति जड़त्व अधिक होता है विरामा जड़त्व से, ठीक है। ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, तो ये आप याद रखिएगा। ये भी पूछा गया कि कौन अधिक होता है, तो गति जड़त्व अधिक होता है। चलिए ये सारे थे आज हमारे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, ठीक है। और आज आपका फाइनल होता है, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा समझ आया होगा, ध्यान से सुने होंगे मेरी बातों को। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक अपने सहपाठियों, दोस्तों, यारों को शेयर करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।